चेहरों ने नतीजों को दिया बदल। कांग्रेस का गढ़ हाथ से गया निकल। बीजेपी को भी रैगांव में मिली हार। उपचुनाव में शह और मार। राजनीति शरद जी पिछले 30-40 सालों में बहुत बदल चुकी है। सन 1984 में जब पहली बार मैंने अपने पूज्य पिताजी के चुनाव के प्रचार में मैं जूझा था, उस समय में राष्ट्र स्तर पर पार्टी का निशान 80% होता था और प्रतिनिधि ये कैंडिडेट 20% होता था। जी। आज वो स्थिति राष्ट्र में पूरी तरह से बदल चुकी है। जी। आज कैंडिडेट है 80%, पार्टी है 20%। ये बयान तब का है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। उस वक्त वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बंसल न्यूज पर दिया गया उनका ये बयान अब भी प्रासंगिक है। कम से कम 2021 में हुए मध्य प्रदेश के उपचुनाव में तो फिट बैठता ही है। पहले आपको बताते हैं 4 सीटों के नतीजे, फिर समझेंगे कि चेहरे क्यों असरदार रहे। बीजेपी ने जोबट पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया, तो वहीं खंडवा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। सिर्फ रैगांव की जीत ही कांग्रेस के खाते में गई। जोबट पृथ्वीपुर कांग्रेस का गढ़ था, जहां अब बीजेपी है, तो वहीं रैगांव बीजेपी का किला था, जिसे कांग्रेस ने फतेह कर लिया। अब जरा दोनों पार्टी के चेहरों पर गौर करिए। जोबट से बीजेपी की सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल को हराया, तो वहीं पृथ्वीपुर से बीजेपी के शिशुपाल यादव ने कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर को शिकस्त दी। रैगांव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी पर बढ़त बना ली। खंडवा लोकसभा पर बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह को हराया। पिछले बार पृथ्वीपुर में बीजेपी को तो 12,000 वोट मिले थे, चौथे नंबर पे थे हम, और लोग कहते थे वहां लड़ने का फायदा क्या, वहां तो सहानुभूति लहर है, कांग्रेस का गढ़ है। अच्छा, ये वोट भी तब मिले जब ये स्थिति तब रहती थी जब बसपा भी लड़ती थी। इस बार बसपा नहीं लड़ी। पिछले बार 31,000 वोट बसपा को भी मिले थे, लेकिन बसपा की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शानदार सफलता प्राप्त करना, ये अपने आप में चमत्कार भी है। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों पे जनता की मोहर है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता के प्यार का प्रकटीकरण है। रैगांव की जीत वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है और एक पूरा संगठन की ताकत है। जहाँ तक जोबट का सवाल है, वहाँ पर सुलोचना जी के जाने से हमें कमजोरी हुई। वो सर्वमान्य चेहरा था। यह तो कलावती भूरिया जी के भतीजे को टिकट मिलता या सुलोचना रावत जी को मिलता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता। जोबट में कांग्रेस की पूर्व विधायक को बीजेपी ने चेहरा बनाया, तो समाजवादी पार्टी से शिशुपाल यादव को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर उन्हें कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया। जहां बीजेपी का चेहरा चल गया, लेकिन रैगांव की बात नहीं बनी, जहां 35 सालों से बीजेपी जीत रही थी, लेकिन यहां कांग्रेस के चेहरे ने बाजी मारी। वैसे जीत के कई और भी स्थानीय समीकरण रहे, लेकिन कैंडिडेट पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है उपचुनाव का फाइनल मैसेज। तो फाइनल मैसेज साफ है, 3-1। भारतीय जनता पार्टी ने धनतेरस के दिन दीपावली भी मना ली, लेकिन इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण मैसेज हैं जो दोनों ही पार्टियों के लिए बिल्कुल समान रूप से खुले हुए हैं। और मैसेज ये है कांग्रेस के लिए कि क्यों आपने सुलोचना रावत जी को मिस किया, क्यों भरोसा आप नहीं जता पाए, क्या आपका आकलन रहा उसको लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अरुण यादव जी की एब्सेंस खंडवा में क्या ये भारी पड़ी, क्योंकि 2.25 लाख की सीट जिस तरह से घटकर चली आई नीचे 1 लाख से भी कम पर, तो ये बताता है कि वो जीत जो 3.25 लाख की थी वो 1 लाख से कम पर आ गई। तो अगर कोई तगड़ा प्रत्याशी होता तो या तो नज़दीकी मुकाबला होता या फिर किधर भी बात जा सकती थी। अब चलिए पृथ्वीपुर, तो पृथ्वीपुर में भी जो कैंडिडेट था वो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से लिया, मैदान में उतारा।
यानी वहाँ भी दोनों ही जगह बीजेपी ने कांग्रेस को इस मायने में मात दी कि अगर उसके पास बेहतर चेहरा नहीं था तो उसने दूसरी पार्टी से चेहरा लेने में कोई गुरेज नहीं किया। क्या ये प्रक्रिया कांग्रेस नहीं कर सकती थी? क्या पृथ्वीपुर अगर थी तो क्या नितेंद्र सिंह राठौर को मनाकर शिशुपाल जी को राजी किया जा सकता था? और अगर किया जाता तो आज नतीजा क्या हो सकता था? और इसी तरह सुलोचना जी को और अरुण जी की खंडवा में प्रेजेंस क्या एक टफ फाइट में नहीं बदल देती पूरे मुकाबले को? ये एक बड़ा सवाल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 31 सालों से जिस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, क्योंकि बीजेपी के जो खाटी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो इन 3 सीटों पर प्रसन्न जरूर होंगे, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर रेगांव में हमसे क्या त्रुटि हो गई। जहाँ कैंडिडेट हमारा खाटी था, हमारे ही अपने कैडर से आने वाला कैंडिडेट था, हमारे ही अपने कैडर ने पूरी ताकत लगाई, वहाँ पूरी ताकत से हम वो चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद भी रेगांव में अनुकूल नतीजे नहीं आए। जबकि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को खड़ा करने में इसी विंध्यांचल ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या ये माने कि विंध्यांचल में चीज़ों को और ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है? निश्चित तौर पर पार्टी के रणनीतिकार इस समय ये चीज़ें सोच रहे होंगे कि विंध्य में जिस तरह से इक्वेशंस हैं अभी, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अजय सिंह जिस तरह से इस जीत के बाद ताकतवर हुए हैं, क्योंकि रेगांव की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और उन्होंने ये बताया कि मैं न ख़त्म हुआ हूँ न चुका हुआ हूँ, जैसा या तो माना गया या फिर एक परसेप्शन बन गया कि अजय सिंह जी थोड़ा किनारे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो अजय सिंह जी को अब उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए मैसेज बहुत साफ है, इस पर हम बात तो करेंगे ही आज, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको एक क्विक रिएक्शन दिखाते हैं मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। आइए देखते हैं। कांग्रेस की बुरी हार है, ये गलत होगा। खंडवा में जहां हम 2,70,000 से हारे थे, अब हम लगभग 70,000 से हारे हैं। जो मेकअप किया है, जो प्रतिशत, जो मोदी जी के छवि में गिरावट आई है, इसको भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। ये सही है, पृथ्वीपुर कांग्रेस की मजबूत सीट थी, पर यहाँ हम इसकी स्टडी करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ उत्तर प्रदेश का ज़्यादा उपयोग किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं का ज़्यादा उपयोग किया, पर होता है चुनाव में। और जहाँ तक जोबट की बात है, कई आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने उन्हें प्रभावित किया। किस चीज़ से किया मैंने कह दिया, पर हमें ऐसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई निराशा नहीं है। कोई निराशा नहीं है, कमलनाथ जी का दावा है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी भी है कि दोनों पार्टियां मजबूत रहें और पूरी ताकत से भिड़ंत करें। जैसी भिड़ंत हमने 2018 में देखी थी, तो मजबूत रहेगा पक्ष और विपक्ष तो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। दिनेश जी, पहली रिएक्शन आपकी। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, और साथ ही अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता। पहली रिएक्शन दिनेश जी आपकी। बिल्कुल सही है शरद जी, चेहरे की चमक ही राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने 2014 का जो करिश्मा देखा कि कांग्रेस जो है आज जिस स्थिति में पहुंची, तो उसके लिए उस करिश्मे का ही जो है आप खेल है। मध्य प्रदेश पे जब आप पाएंगे तो 2018 में जो चेहरा था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था जी। वो 20 में आप देखें कि उसी चेहरे के कारण फिर एक बार सरकार बदल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस इक्वेशन को अच्छी तरह से समझा है। तो यही कारण है कि जब शिशुपाल यादव हो या सुलोचना रावत हो, उन दोनों को जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया, तमाम आलोचनाओं के बावजूद, उनके कैडर की नाराज़गी के बाद। ये बड़ा इसमें साहस की ज़रूरत होती है जो पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लिया। आप देखिए कि जो जिस तरह के चुनाव में नतीजे हैं वो कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। आप जो है कितने की हार है, कितने की जीत है, ये नहीं है, लेकिन जो उसका जो परंपरागत वोटर है वो यदि खिसक रहा है और चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक बूंद से घड़ा खाली भी होता है। बिल्कुल, आप इससे भी सहमत हैं दिनेश जी कि जो सिंधिया जी बात कह रहे थे कि बीजेपी ने बड़ी चतुराई से अपना आधार आदिवासियों के बीच तो मजबूत किया ही जोबट में, लेकिन उसे मालूम था कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमको एक ऐसा चेहरा भी लाना पड़ेगा जिसकी अपनी एक क्रेडेंशियल है,
अपनी वैल्यू है इस रीजन में, मतदाताओं के बीच में, और ऐसा एकमात्र चेहरा उन्हें नजर आया सुलोचना जी के रूप में, जो बिल्कुल सही चॉइस थी। तो बीजेपी बड़ी चतुराई से अपनी रणनीति तय कर रही है और ये जोखिम उठाते हुए तय कर रही है कि लोग ये कहेंगे कि ये आपके काडर का लीडर नहीं। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने 4 दशक से लगातार ये देखा कि झाबुआ जैसे आदिवासी इलाके में वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा या कई तरह के कार्यक्रम किया करती थी, लेकिन अब आप देखिए कि अब वो किस पर आ गए, सुलोचना रावत जैसे चेहरे पर। तो मतलब उनको ये पता है कि आदिवासियों के बीच यदि हमें जाना है तो आदिवासियों का स्वीकार्य चेहरा होना चाहिए, और उसको उन्होंने जो है अपना अप्लाई किया। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि कांतिलाल भूरिया जैसे जो दिग्गज नेता माने जाते थे वो भी हार गए। तो चेहरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसीलिए वो आदिवासियों के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ चेहरों के जरिए बना रही है। बिल्कुल ठीक है आपने। पंकज जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातचीत अभी भी कांग्रेस के नेता इस ज़बरदस्त हार के बाद कर रहे हैं, वो सतही आधार पर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी ये जानने मानने समझने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि में कांग्रेस की तुलना में बहुत सशक्त है। और ये जिस प्रकार के आप देखते हैं 28 सीटों को चुनाव था तो क्या आरोप थे, आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सुलोचना जी के लिए, शिशुपाल जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे कैंपेन के दौरान किया, वो सबके सामने है। और नतीजा क्या, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और 28 उपचुनाव में भी जो लोग कांग्रेस के टिकट पर 2000, 5000, 8000 से जीते, वो प्रभुराम चौधरी जी 68,000 वोटों जीते शरद जी, गोविंद राजपूत जी 50,000 वोटों से, सिलावट जी 52,000 वोटों से, महेंद्र सिसोदिया 55,000 वोटों से, प्रद्युम्न तोमर जी 40,000 वोटों से। तो ऐसे लोग जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर 5-10 हजार वोटों से जीतते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के श्रम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता से, उनकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा वोटों से जीतते। और कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में कथित तौर पर कांग्रेस के शब्दों में अंतर कले शरद जी कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी में ये जो कबीलों का जो वंशवाद है, झगड़ा शरद जी मुख्य है, जो अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्यों बेहतर समझ पा रहा हूँ, कि जिस प्रकार सुभाष यादव जी के पुत्र अरुण यादव जी को हाशिए पर करने की प्रक्रिया, आप अजय सिंह जी की बात करते हैं, आप देख लेना कुछ यदि मिल जाए अजय सिंह जी को कांग्रेस में, क्योंकि एक योजनाबद्ध रूप से अभी एक ही काम है कि सबकी फसल कौन लूटेंगे। जैसा अरुण यादव जी ने कहा, जय और नकुल आएंगे, सबकी फसल लूट कर ले जाएंगे। और यही चिंता कांग्रेस पार्टी के तमाम उन नेताओं को खाई जा रही जिनका थोड़ा बहुत राजनीतिक अस्तित्व है, और इसीलिए वो पलायन की राह देखते हैं, कांग्रेस को समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ झूठे अंदर का लस्सा, तो किस प्रकार की शब्दावली थी, दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था, शर्म आती मुझे, इतने बड़े राजनेता और प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग। तो जिस प्रकार की भाषा और भाषा का उपयोग कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो उनकी हताशा, निराशा का परिचायक है। 5 दिन पहले तक ट्वीट हो रहा है, कल तक कमलनाथ जी कह रहे हैं 4-0 से जीतेंगे, आज कह रहे हैं धन बल, बाहुबल, ईवीएम, अफसर, अधिकारी। शरद जी, परिपक्व लोकतंत्र है। जनता कांग्रेस के इस प्रकार के आरोपों से चिढ़ती, खींचती है, और इनको जब जब मौका आता है चुनाव का, वहां सबक सिखाती है, पर यह है कि सीखने को तैयार नहीं है। कौन सी दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को लेकर जा रही, समझ से परे है। अब्बास हफीज साहब, आपका क्विक रिएक्शन सर। जी शरद जी, सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा सकती है, अपने कार्डर को इससे मोटिवेट कर सकती है। हम सबको भी सुनने में लगेगा भाई 4 उपचुनाव में से 3 भाजपा जीत गई, भले अपनी परंपरागत सीट हार गई जहां पर इन्होंने बहुत सारी मामले सेटल भी किए थे। हम रैगांव जीते, रैगांव विधानसभा जो हमसे कहा जा रहा था कि हम बिल्कुल नहीं जीतेंगे, बहुत सी चीजें हैं। कमलनाथ जी ने बयान भी दिया है, उनके ट्वीट्स भी हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी हैं। हमारा जो चुनाव, हमारा जो लड़ाई थी किन सारी चीजों से थी, वो सबके सामने है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे साथ जनता का आशीर्वाद रहा, और जनता ने हमको आशीर्वाद से नवाजा है। देखिए, पूरे अगर आप देश में देखेंगे, भाजपा पीठ थपथपाए, लेकिन अगर पूरे देश में देखेंगे, जहां जहां उपचुनाव हुए शरद जी, जहां जहां आज परिणाम आए, उन तमाम राज्यों के अंदर सत्ताधारी दल की तरफ ही झुकाव रहा है, इन उपचुनावों में रुझान रहा है। राजस्थान में 2 उपचुनाव थे, राजस्थान की दोनों विधानसभाओं पे कांग्रेस पार्टी सरकार में है, कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान रहा। भाजपा 1 सीट पर 4थे नंबर पर वहां पर आई है। महाराष्ट्र में 1 उपचुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ देखें, पश्चिम बंगाल 4 उपचुनाव थे, 4 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, चारों के चारों टीएमसी के खाते में गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के लोग सकारात्मक दृष्टि से उसको देखते हैं, और हम देखते हैं खंडवा के अंदर तो 2,80,000 का मार्जिन था, वो 1 लाख से अंदर आके सीमित हो गया। ये चीज ये अलग है, कौन व्यक्ति लड़ा चुनाव, कौन नहीं लड़ा, ये सारी चीजें बाद में आती हैं, पार्टी पहले आती है। और उससे बड़ी बात यह है कि भाजपा से मोह भंग जनता का दिख रहा है। जनता के मूड को ये भाप गए हैं, आज चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी बड़े बड़े नेताओं की भाजपा के। बधाई बधाई, आपको शुभकामनाएं। पंकज जी तो
अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त करने लगे कि देखिए गोविंद सिंह राजपूत जी का हुआ जो वो जीते, प्रभुराम जी जीते, कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। देखिए पंकज जी, आपके साथ की वजह से उनका क्या हुआ है वो तो आप भी जानते हैं। वहां पर आप लोगों का वो आपका अपना विषय है, आपकी अंतर कला, आप जानो, हमें उससे कुछ नहीं करना। जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, हम सब मैदान में गए। तीनों विधानसभा के उपचुनाव ने भविष्य को दिखा दिया है मध्य प्रदेश के। कैसे दिखा दिया, अपनी बात खत्म करूंगा उसको पूरा करके। 3 उपचुनाव के अंदर 3 में से 2 तो बाहर ही थे आपके प्रत्याशी, एक दिन पहले लेकर आए थे। लेकिन जो मूल प्रत्याशी थी, जो भाजपा की थी, जो भाजपा के कैडर से निकली हुई थी, जो भाजपा की परंपरागत सीट के ऊपर थी, जो भाजपा की सिटिंग एमएलए की खाली की हुई सीट थी, वो चुनाव भाजपा हार गई। अगर देखा जाए तो भाजपा की मूल प्रत्याशी चुनाव हार गए, एक सपा एक कांग्रेस महाज प्रत्याशी जीते हैं। तो ये सामने दिख रहा है साफ तौर के ऊपर कि जनता भाजपा के नेताओं का चेहरा पसंद नहीं कर रही है, मजबूर हो चुके हैं दूसरी पार्टी से लाके सुबह लाके शाम में टिकट देने के। 2023 का प्रचंड बहुमत हमें सामने दिखता है। हम जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं और जनता के इस चुनाव के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी हम सारी जो हमारी कमियां हैं वो दूर करेंगे। हर राजनीतिक दल चिंतन मंथन में रहता है अपने हार जीत के बाद भी। हमें बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने जनता के मूड को देखा, जनता को हमें समझ में आया कि इन मुद्दों से कनेक्ट करना है, कैसे करना है, और इन सारे चीजों को सीख कर हम देखेंगे आप 2023 के अंदर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा। मैं आता हूँ पंकज जी आपकी तरफ, दिनेश जी का एक क्विक रिएक्शन ले लूँ। दिनेश जी, आज जब अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे तो हमने उनसे पूछा कि कुछ अर्सा पहले अरुण यादव जी ने कहा था बंसल न्यूज़ पर कि संवाद की प्रक्रिया और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अजय सिंह जी ने भी इससे हामी भरी जब हमने अरुण यादव जी के स्टेटमेंट का जिक्र किया, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो कांग्रेस की ट्रेडिशन है कि रीजन के जो लीडर हैं उनका यथोचित मान सम्मान हो और वो अपना काम ठीक तरीके से कर सकें, इस तरह की एक चीज़। क्या जो क्षत्रपों की पार्टी कांग्रेस हमेशा कही गई, बीजेपी कही गई एक संगठन की पार्टी, तो कांग्रेस कही गई क्षत्रपों की पार्टी। मालवा का एक लीडर अलग, ग्वालियर चंबल का अलग, बघेलखंड का अलग और बुंदेलखंड का अलग। क्या ये ट्रेडिशन कांग्रेस को रास आता रहा है और उसको और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि कमलनाथ जी के आने के बाद पूरी पार्टी कमलनाथ जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए ये बहुत स्वाभाविक भी है। जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, कांग्रेस में तो अखाड़े चला करते हैं, जो रीजन को आप कह रहे हैं उनको वो कांग्रेसी उसको अखाड़े कहा करते हैं कि अखाड़ा है ये हमारा। तो जब अखाड़े में पहलवान यदि अपना दंड नहीं पेलेगा, कुश्ती नहीं करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि फिर उसकी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो जो आप कमलनाथ जी का जिक्र कर रहे हैं वो ये हो रहा है कि जो जिस तरह से सरकार भी गई तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के जिस इक्वेशन की बात बार बार होती है कि बाकी खेमे एक तरफ हो गए थे, केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सरकार में दिख रहे थे, तो बाकी लोगों को उपेक्षा के कारण ये हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उससे भी आगे जो अजय सिंह जी ने आज कही कि जो डिसीजन गलत था कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं जो अरुण यादव जी के लिए भी कहा, हाँ, जो लीडरशिप के निर्णय पर जो सवाल उठा रहे हैं, जो तथाकथित सर्वे की जो बात कांग्रेस पार्टी में होती है उस पर ये सवाल उठा रहे हैं, तो आगे ये जो बात है यहीं रुकने वाली नहीं है। ये बात मुझे लगता है कि और आगे दूर तलक जाएगी और इस पर मंथन होगा, क्योंकि ये हो सकता है कि कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संदेश ये भी है कि उसके क्षत्रप मजबूत होंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अरुण यादव जी अच्छी तैयारी करेंगे खंडवा के लिए। 2 लाख का मार्जिन कम हो गया है करीब करीब, और ये 70,000 पर आ गया है। तो अरुण यादव ये मानेंगे कि अगर तरीके से चुनाव लड़ें तो कांग्रेस से अगर उनको टिकट देती है। जी, राजनाथ जी का टिकट का आपने अभी से काट दिया, अरुण यादव जी को तय कर दिया आपने खंडवा से, मुझे लगता है साहब। और इसी तरह अजय सिंह जी को एक बड़ी ताकत मिली है इस चुनाव से, जो ये एक दोनों ही लीडर ये माना जा रहा था कि किन्हीं कारणों से वो पीछे गए हैं। इस पर दिनेश जी की एक छोटी टिप्पणी फिर मैं देखिए, आप बिंद के जो नतीजे रहे थे, यदि बिंद के नतीजे जो है कुछ कांग्रेस के फेवर में होते तो हो सकता है राजनीति कुछ और दिशा में होती, क्योंकि वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिंद में 5 साल काम किया था। 2018 से पहले 2013 से ही तैयारी चालू कर दी थी, तो उनको नतीजे उस तरह से मिले। आप अरुण यादव का आप देखिए कि वो कब हारे। 2019 की जो लहर थी, मोदी जी की जो लहर थी, 2014 की जो लहर थी, तो उस हार को आप ये कहेंगे कि नहीं ये पॉपुलर फेस नहीं है, हम बाई इलेक्शन में इस पर नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर गुटबाजी के आधार पर जब आप दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, और जो सेंट्रल लीडरशिप है जब वो राज्य पर निर्भरता उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, राज्य की लीडरशिप के एक ही लीडर पर आप निर्भर हैं, तो हो सकता कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं। पहले ये होता था कि
कि आप सारे गुटों के नेताओं से अलग अलग बात करके फिर जो पार्टी हाईकमान है वो निर्णय लिया करता था। पंकज जी, देखिए शरद जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, यद्यपि कांग्रेस का विषय है रीजनल लीडर, अब लेकिन वहाँ रीजनल के बजाय सीजनल लीडर हैं, प्रवासी पक्षी जो चुनाव के समय मैदान में आते हैं और झलक दिखलाते हैं और चले जाते हैं। और मैं कांग्रेस को सुन रहा था, ये उनका विषय विवेक है कि वो कैसे इसका विश्लेषण करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं। पर अभी भी 3-1 से बुरी तरह हारने के बाद, पृथ्वीपुर जोबट जैसी सीट हारने के बाद, खंडवा में हारने के बाद यदि कांग्रेस कहे कि 2023 बहुत अच्छा है, तो ऐसी अच्छाई कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। सोचना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पृथ्वीपुर जोबट में जहां सामान्यतः बसपा जोबट में ये पृथ्वीपुर में और रैगांव में दोनों जगह बसपा का पर्याप्त प्रभाव होता है। रैगांव में पिछली बार बसपा को 13,000 वोट मिले थे, इस बार बसपा मैदान में नहीं थी। पृथ्वीपुर में 31,000 वोट मिले थे। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, और ये आश्वस्त थे कि जीत रहे हैं। और मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि 4-0 की बात कल तक थी, आज बात हो रही ईवीएम धन बल। मुझे आश्चर्य कि यहां नहीं कहा, नहीं तो बाकी सोचते कांग्रेस ही गा रहे हैं कि धन बल, बाहुबल, गुंडागर्दी, ईवीएम मशीन, अधिकारी कर्मचारी। अरे इससे निकलिए बाहर, आकर देखिए धरातल पर क्या प्रवासी पक्षी बनकर आएंगे, सीजनल लीडर बन के आएंगे तो यही नतीजा पाएंगे। अब्बास हफीज साहब, कम वक्त है मेरे पास, एक क्विक रिएक्शन आप। मुझे बड़ी हैरानी होती है पंकज जी, आप नई नई पार्टी में गए हैं, उस पार्टी की पार्टी पुरानी है, नई पार्टी नहीं। रात कांग्रेस पार्टी की ही बुराइयां बताते रहते हैं। हैरानी इस बात की, 30 साल इस संगठन को दिए हैं आपने। खैर ये आपका विवेक, आपका विषय है, मैं भी इसके ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जोबट के अंदर अधिकारी कर्मचारी की शिकायतें तक करी गई। हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, एक व्यक्ति तो वहां पैसों के साथ पकड़ा गया था, उसकी शिकायत की तो कहा गया फरार हो गया। तो ये बहुत लंबे विषय है, इनके पर चर्चा अगर की जाएगी तो बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी। लेकिन फिर भी हम बहुत आश्वस्त हैं। हम ऐसे हालात में रहेगा अगर जीते हैं तो हम आगे आने वाले समय में, हमने फिर कहा, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और आप अपनी पीठ थपथपाइए। लेकिन 2,70,000 के मार्जिन को सिर्फ 70,000 छूट जाना, ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। और ये देश का मूड बता रहा है कि वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 उपचुनाव थे, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, आप चारों हार गए। वहां पर आपकी सरकार है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी जगह पे हुई हैं देश के स्तर पर। अगर देखें उसके पूरे के पूरे मामले में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सेटबैक है। अगर आप समझते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुआ देंगे और 2023 में फिर भी आप रहेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है और आप गलतफहमी का शिकार हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता जागरूक है। सत्ताधारी दल की तरफ एक रुझान रहा है। आपकी सरकार थी, हिलने नहीं वाली थी। जनता वोट देगी 2023 परिवर्तन के लिए। मुझे लगता है नट शेल में लुबे लुआब यही है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति की और बेहतरीन फैसलों की जीत है, जो उसने कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस ने जिन चीज़ों को छोड़ दिया उसका फ़ायदा उठाते हुए वो आगे बढ़ गई। तो पहला मैसेज तो अगर बीजेपी की बात करें कि बीजेपी को अब कोई समस्या नहीं है और कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए 2023 में कि उसकी जो स्ट्रांग होल्ड सीट्स हैं वहाँ ये कलम, जैसे गुलाब की कलम होती है, आप ले आते हैं और लगा देते हैं, तो ये कलमें जो कांग्रेस की हैं ये बीजेपी के पास आएंगी और इनमें गुलाब खिल जाएंगे जीत रूपी। तो इससे सावधान रहना है। बीजेपी के लिए प्लस है, कांग्रेस के लिए माइनस है। दूसरा, आप अपने दिग्गज क्षत्रप लीडर्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते। कांग्रेस के लिए मैसेज ये है, अगर रेगांव पर अजय सिंह जी पर भरोसा किया गया, उन्होंने कर दिखाया। अरुण यादव जी जो भी थे, माना गया क्षुब्ध हैं, विक्षुब्ध हैं, लेकिन उन्होंने भी 2 लाख की लीड को 70,000 तक अगर उनकी जो भूमिका रही है तो ये भी कमांडेबल तो कहा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मैसेज बहुत साफ है। बीजेपी ने एक संगठन की ताकत से चुनाव लड़ा। ये चुनाव एक उसकी नई चुनावी टीम बनी है जिसमें मुरलीधर जी, हितानंद जी, सुहास भगत जी, वीडी शर्मा जी मुखिया हैं संगठन के, और सीएम के साथ मिलकर इन्होंने एक रूप होकर चुनाव लड़ा और उसके नतीजे बेहतर दिखे। लेकिन रेगांव की कसक ये बताती भी है कि आपको अपने भीतर की कलह पर बहुत ताकत से काबू पाना होगा, क्योंकि आपके यहाँ भी परिवार नाम की संस्था से कई टिकट के आकांक्षी हैं और कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कहीं ना कहीं भीतर के असंतोष से जूझ रहे हैं। अगर आप उनको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये रेगांव बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेगांव बढ़ेंगे तो इनका फायदा, जैसा आप कांग्रेस का फायदा लेते हैं, इन रेगांवों का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो इससे सावधान रहने की जरूरत बीजेपी को भी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, जिम्मेदारी किसकी भारी। नमस्कार।